अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफायर सिग्निफाइड अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। हमने पहले जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग्स को देखा था वो हमने फर्डिनेंड डी सॉशर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखा था। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, उसको भी हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्डिनेंड डी सॉशर जो है 1857 में पैदा हुआ है और 1913 में इसकी डेथ हुई है। फर्डिनेंड डी सॉशर ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उसके स्टूडेंट ने उसने कुछ फुट नोट्स बनाए थे और उसके स्टूडेंट ने उसको कंपाइल करके उसको एक बुक बना दिया, अ कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक। उसके अंदर उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, जैसे सिंटैग्मेटिक क्या होता है, पैराडिग्मेटिक क्या होता है। उसने हमें बताया सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से था। वो कोई लिटरेरी फिगर नहीं था, वो ये था, लिंग्विस्ट था बेसिकली। तो लिंग्विस्ट जो होते हैं वो बेसिकली लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी हम जिस तरह से लिंग्विस्ट लैंग्वेज को स्ट्रक्चर समझते हैं, इसी तरह जैक लखान भी कहता है कि अनकॉन्शियस भी स्ट्रक्चर्ड होता है लैंग्वेज की तरह। यानी हमारा माइंड जो है उसको उसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस भी स्ट्रक्चर्ड होता है। इसीलिए जब हम ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब उठाता कहाँ से, अनकॉन्शियस से उठा लेता है कोई पिछली जो चीजें हैं, लेकिन उसको बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाता है। आपने देखा जो ड्रीम्स होते हैं उनका भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोडक्शन होता है, मिडल होता है, फिर वो उनका एंड भी होता है। तो ऐसा होता है या नहीं? जब हम उसको देख लेते हैं ड्रीम को, तो वो उसके बाद ड्रीम हमें याद नहीं रहता, वो बड़ा फ्रेगमेंट में वो फिर अनकॉन्शियस में चला जाता है जहां से वो आया होता है। तो वो कहता है कि अनकॉन्शियस भी हमारा एक स्ट्रक्चर्ड है। हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन वो अनकॉन्शियसली भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ओरिजिन, जैसे लैंग प्रोल को हमने डिस्कस किया था। लैंग क्या था? खदीजा आप बताएंगे व्हाट इज लैंग? सर लैंग का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज का। देखिए आप भूल गई हैं लैंग को। सॉरी सर। अच्छा, लैंग है सिस्टमेटिक जो नॉलेज है किसी चीज का, जिसमें रूल है, जिसमें उसकी पूरी लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब जो स्टोर है आपने किया हुआ है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इन सब का जो सिस्टमेटिक नॉलेज आपके पास है, ये किसी भी चीज का हो सकता है। तो जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास डाटा पड़ा हुआ है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, और आपको वो पता है, आपको उसका नॉलेज है, ये सारे रूल हैं, ये रेगुलेशन है, ये जबान के फंक्शंस हैं, उसके कंटेंट वर्ड और फंक्शनल वर्ड्स जो भी आपने सीखे हुए हैं, वो उसका लैंग है। यही लैंग का नॉलेज जब आप हासिल कर लेते हैं, तो आप उसको जब अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, उसको प्रोल कहते हैं। यानी इसकी एप्लीकेशन प्रोल कहलाती है। जितना आपका लैंग पावरफुल होगा उतनी आपकी प्रोल भी पावरफुल होगी। तो नोम चॉम्स्की ने इसको नाम दिया था कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। ठीक है। तो नोम चॉम्स्की ने इसका नाम ही चेंज किया था, लेकिन वो फिर उसने कहाँ से लिया? आइडिया लिया फर्डिनेंड डी सॉशर से। फर्डिनेंड डी सॉशर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। तो कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का जो नोम चॉम्स्की ने आइडिया लिया था वो इसके ही नोट से लिया कि कॉम्पिटेंस वो होता है जो आप सीखते हैं लैंग्वेज को, और जब आप उसे परफॉर्म करते हैं एक्चुअल फील्ड में, वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। मतलब आपने लैंग्वेज सीखे, उसके रूल, और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, तो आप का ये प्रोल है। आपने लैंग्वेज सीखी, रूल और स्पीकिंग अच्छी कर लेती हैं, आप प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर रही हैं, तो ये स्पीकिंग आपका प्रोल है। तो ये सारे रूल है लैंग, और प्रोल आपका परफॉर्मेंस है। समझ आ गई? अच्छा जी, रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज सिग्निफिकेंट मूव्स। अब अगर आप इसमें देखें तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था आपको।
तो उसने कहा था कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थे, उसने कहा कि सिग्निफायर एक इमेज, एक साइन, एक वर्ड, इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और वो मल्टीपल मीनिंग आगे मल्टीपल सिग्निफायर बन सकते हैं। तो सिग्निफायर लेवल पे ही उसको डीकंस्ट्रक्ट करके अगर हम एक एक साइन वर्ड को देखें तो वो बहुत सारे निकल आते हैं। तो ये ही डीकंस्ट्रक्शन है कि किसी चीज को मल्टीपल एंगल से देखना, मल्टीपल व्यू से देखना, मल्टीपल लेवल पे उसको एनालाइज करके डीकंस्ट्रक्ट करके उसके मानी लेना, वो वही डीकंस्ट्रक्शनिस्ट है, वही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक भी मैंने आपको बताया हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म, अ मेथड यूज्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द लिंग्विस्ट और अदर पीपल टू शो हाउ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर आर बेस्ड अपॉन सम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ऐसे मेथड जो सोशियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट इस्तेमाल करते हैं, और इवन आजकल तो लिटरेरी थीरीज में भी इस्तेमाल होते हैं ये सब। अब ये सारे इस्तेमाल करके क्या बताना चाह रहे हैं कि हर चीज के बिहाइंड एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के ऊपर प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के आगे हमारे पास आते हैं कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट के आगे कंट्रीज होते हैं, और कॉन्टिनेंट्स के आगे उसके सिटी होते हैं, टाउन होते हैं, विलेजेस होते हैं। तो स्ट्रक्चर फिर हर चीज एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इसी तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी एक स्ट्रक्चर है, किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई है। अच्छा जी, आफ्टर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार इन 1950 फ्रांस के अंदर कुछ लोगों ने वर्क किया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, रोनल्ड बार्थ है, फर्डिनेंड फर्डिनेंड डी सॉशर है। 1915 से 15 में इसकी जो बुक आई थी, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। तो इसके अंदर बताया गया था कि लैंग्वेज वाज अ सिस्टम ऑफ साइंस, but how word mean within a period of times as a part of the system of language. Three significant moves, इसमें क्या है, लैंग है, प्रॉल है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है, और साइन के अंदर से एक सिग्निफायर निकलता है। ठीक है, जो साइन होता है उसको वो मजीद रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी लैंग्वेज, किसी कल्चर, किसी मजहब, किसी सोसाइटी के अंदर एक सिग्निफायर को, मतलब वो कोई इमेज होता है। उस इमेज से फिर एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, साइन, एक कोई प्लस हो सकता है। जैसे प्लस आया तो वो एक क्या बनाएगा, वो अपना एक सिग्निफायर देता है, मतलब उसका एक मीनिंग आता है। ठीक है, हम मीनिंग लेते, अब मीनिंग से रिलेटेड उसका एक मेंटल इमेज भी साथ बन जाता है। मतलब मैं यहाँ पे डॉग बनाता हूँ, तो डॉग से रिलेटेड यहाँ पे उसका कोई, आपके पास डॉग्स आएंगे। ठीक है, तो कि डॉग जी उसकी ऐसी शक्ल होती है, इस तरह का होता है। अब यहाँ पे जब डॉग आएगा तो डॉग से रिलेटेड फिर काफ़ी सिग्निफाइड बन जाएंगे कि डॉग, एक पेंटर डॉग भी होता है, एक लेपर डॉग भी होता है, काफ़ी डॉग्स की किस्में। तो वो यहाँ पे बन जाएंगी मेंटल इमेजेस। तो इसी तरह डीकंस्ट्रक्शनिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का जो व्यू था कि यहाँ पे ही ये इमेज तो बाद में बनेगा ना, पहले इसके ही बहुत सारे बन जाते हैं सिग्निफायर, मानी बहुत सारे बनते हैं ना एक चीज के। तो इसलिए फिर वो आगे मल्टीपल मीनिंग देते हैं, तो हम चीजों को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक फर्डिनेंड डी सॉशर inaugurated semiology, structuralism and constructions, made possible the work of Jacques Derrida, रोनल्ड बार्थ, ये डी साइलेंट है इसका, मिशेल फूको, जैक लखान। जैक लखान भी एक फ्रेंच है, और ये काफी कॉम्प्लेक्स राइटर है, साइकोलॉजिस्ट है बेसिकली, जैसे सिगमंड फ्राइड है इसी तरह का ही। तो ये स्प्लिट सब्जेक्ट थ्योरी देता है, इसके बाद रजिस्टर थ्योरी देता है कि एक बच्चे का जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में ये डिस्कस करता है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। Thus enabling the development of the French feminism, gender studies, new historicism and post-colonialism,
बेस्ड ऑन द सोशल लेक्चर कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो 1916 में उसकी बुक उसके स्टूडेंट ने फॉर्म की थी, traces the rise and the fall of the historical linguistic in which Saussure was trained, the synchronic structural linguistic with which he replaced it. उसने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। वो कहता था कि पहले डायक्रोनिक सिस्टम चल रहा था फर्डिनेंड डी सॉशर के सामने, यानी वो पास से पास तक की स्टडी करते थे, जो कंटेम्प्रेरी टाइम होता था उसको स्टडी नहीं करते थे। तो इसने कहा कि पास को जब हम स्टडी करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें सपोज करनी पड़ती हैं। तो सपोज करने की बजाय हमें जो प्रेजेंट एज में कहता है, जो लिटरेचर होता है, उस लैंग्वेज को जो इन प्रैक्टिकल यूज में होती है उसको हमें स्टडी करना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, वो किस तरह यूज हो रही है। अब इसको सिंक्रोनिक कहते हैं। सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी को पता है तो वो थोड़ा सा रिपीट करे। व्हाट इज सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक? हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इससे रिलेटेड आइडियाज वो पूछ लें। सिंटैग्मेटिक इज अ ग्रीक फॉर लीनियर, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। सिंटैग्मेटिक की जब बात होगी तो वो ऐसे आएगा, और पैराडिग्मेटिक इस तरह होगा, वर्टिकल, ठीक है। अब वर्टिकल लेवल पे चेंज करने से, हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई चीजें चेंज करने से बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो नीचे उसने मिसाल दी हुई है, ये देखें। कहता है माई मदर्स हाउस, मैं कहता हूँ। तो ये सिंटैग्मेटिक जो कि ये है लीनियर, या जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इट इज माई मदर्स हाउस, ठीक है। अब ये है क्या, सिंटैग्मेटिक। अब इसमें अगर मैं वर्टिकली कोई चेंज लाऊं, माई की जगह पे मैं कर दूं माई फादर्स, ठीक है, नीचे से चेंज कर दूं इधर ऐसे, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, तो सेंटेंस बदलते जाएंगे। तो ये जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, ये मैं वर्टिकली चेंज कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ, जिसको मैं हम क्या कहते हैं, सिंटैग्मेटिक नहीं कहते इसको, हम क्या कहते हैं, पैराडिग्मेटिक। तो पैराडिग्मेटिक पे जब मैं चेंजिंग करता जाऊंगा वर्टिकली, तो उसमें मीनिंग चेंज होते जाएंगे सेंटेंस से। कहता है जी सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक ये दोनों भी इस तरह असरअंदाज होते हैं मीनिंग पे। सिंटैग्मेटिक होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, पैराडिग्मेटिक होगा तो इस तरह, ठीक है। इस तरह चेंजिंग, यहाँ पे कोई लफ्ज लें, वर्ड्स, उनको रिप्लेस करते जाए, मीनिंग चेंज होते जाएंगे। ये क्लियर है, सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक क्लियर है। एक लीनियर होता है और एक वर्टिकल। अच्छा, अगस्टन ऑफ हिप्पो 354 से 430 में इसने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। ये एक बेसिकली रिलीजियस पर्सन था, प्रीस्ट था। इसने कुछ ये बात की है, ये मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कहता है कि व्हेन माय एल्डर नेम सम ऑब्जेक्ट, जब मेरे बड़े लोग किसी ऑब्जेक्ट को नाम देते थे ना, एंड अकॉर्डली मूव टुवर्ड समथिंग, और फिर उसकी तरफ फिर वो इशारे भी करते थे और पॉइंट भी करते थे कि ये चीज ये है, मतलब बुक है तो उसको नाम दिया उन्होंने, फिर उसकी तरफ इशारे भी करें और उसके तरफ देखें भी, उसकी तरफ मूव भी करें। आई saw this and I grasped that thing as called by the sound uttered when they meant to point to it out। जब वो उनसे वो मतलब भी वो लेते, उसे पॉइंट भी करते, उसका नाम भी लेते, तो मेरे माइंड में वो चीज ये कहता बैठती गई, इसको ये कहते हैं। यानी कि बच्चे का वो बता रहा है कि बच्चा कैसे लैंग्वेज कैसे लेता है चीज। देयर इंटेंशंस वाज शोन बाय देयर बॉडीली मूवमेंट, और उनकी इंटेंशन से मुझे पता चलता है जब वो बॉडीली मूवमेंट भी करते उसकी तरफ। Thus, as I heard words repeatedly used in their proper place in various sentences, I gradually learned to understand that object they signified, and after had trained my mouth to form these signs, I used them to express my own desire। ठीक है जी। तो वो जिस चीज की तरफ इशारे करते, उसके नाम लेते, तो मुझे पता चला कि इसके सिग्निफाइड मीनिंग इनका ये है, मतलब डॉग,
का नाम लेते तो डॉग के बारे में वो कहते, तो मेरे माइंड में फिर डॉग, जब भी कोई बंदा डॉग कहे तो वो इमेज बन जाती, क्योंकि उसकी तरफ इशारे करते, मूव करते, पॉइंट करते। तो इस तरह एक बच्चा अपने माइंड में सिग्निफायर और सिग्निफाइड बना बैठाता है। रोनल्ड बार्थ। रोनल्ड बार्थ 1915 में पैदा हुआ है और 1980 में डेथ हुई है इसकी। ये फ्रेंच लिटरेरी थीरिस्ट था, फिलासफर था, क्रिटिक था, सिम्यूटेशन था। सिम्यूटेशन का मतलब होता है जो सिमोटिक से रिलेटेड जिन्होंने थीरीज दी हो, साइंस से रिलेटेड। ही एक्सप्लोर्ड अ diverse range of fields and influenced the development of school. इसने कोड थ्योरी दी थी कि चीजें हमेशा साइन कोड्स की शक्ल में होती हैं। असल चीजें साइन ही है, हम साइन को ही नाम देते हैं ना। अगर हमारे सामने एक साइन है और उसको जो हमने सिग्निफाइड दिया, मेंटल इमेज बनाया है, वो आर्बिट्रेरी है। एक चीज है, उसका एक नाम रखा, आर्बिट्रेरी रख दिया, और उससे एक मेंटल इमेज बन जाता है, क्योंकि हमने उसको नाम ये दिया। मोबाइल है, हम मोबाइल कहते हैं। मोबाइल ऐसे तो नहीं हमारे माइंड में बात, पहले की मोबाइल हमें दिखाया भी गया है। तो हर चीज बेसिकली कोई पिक्चर है, कोई साइन है, अलामत है, सिम्योटिक्स है, तो वो बेसिकली वो फिर कोड थ्योरी ही देता है। बार स्टेटेड टेक्स्ट एज अ गैलेक्सी ऑफ द सिग्निफायर्स। सिग्निफायर का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कोई इमेज, कोई साइन, कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई सेंटेंस, ये सारे सिग्निफायर। नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफाइड, मतलब दुनिया के अंदर जो भी चीज है वो गैलेक्सी का मतलब होता है बेसिकली कलेक्शन। वो सिग्निफायर का कनेक्शन है, कलेक्शन है। ठीक है। It has no beginning, it is reversible. We gain access but to it by several entrances, none of which can be authoritatively declared to the main one. The code it mobilizes extend as far as the eyes can read. They can indeterminables. The system of meaning can take over the absolutely plural text, but their number is never closed based on its own infinity of language. चूंकि लैंग्वेज हम इतनी सेंटेंस बना सकते हैं, जो हमारे पास लेटर्स हैं, जो हमारे पास सिग्निफायर्स हैं, उससे हम अनगिनत और इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। और फिर उन सेंटेंस से फिर आगे सिग्निफाइड भी बना सकते हैं। अब व्हाट डज दिस मीन? द टेक्स्ट इज लाइक द टेंगल्ड बाल ऑफ द थ्रेड्स। कहता है, रोनल्ड बार्थ ने कहा था कि जो टेक्स्ट है ना, वो एक उलझे हुए धागे की तरह है। ठीक है। अब आपने उसको सीधा करना है, उसको एक बैलेंस बना के, उससे अनरेवल करके उससे मीनिंग निकालने। द थ्रेड, ये जो धागे हैं, नीड टू बी अनरेवल्ड। रेवल्ड होता है उलझे हुए। अब आपने अनरेवल्ड करके उसको उसको यहाँ करना है कि असल मीनिंग क्या है। वंस अनरेवल्ड, अगर अनरेवल्ड हो जाए, वी इनकाउंटर एन एब्सोल्यूट वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल मीनिंग, तो बड़े जबरदस्त पोटेंशियल मीनिंग निकल आते हैं। We can start by looking at the narratives in one way, from one viewpoint, one set of the previous experience, and create one meaning for that text. यानी experience और उससे related meaning, उससे related जो लोग point करते रहते हैं उसको, वो एक खास किस्म का एक meaning दे देता है एक चीज को। You can continue by unraveling the narratives from a different angles and create an entirely different meanings. आप क्या कर सकते हो? You can continue by unraveling the narratives from different angles and create an entirely different meaning. देखें, मैंने अगले दिन भी एक आपको मिसाल दी थी कि माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा पेंटर था और वो मुजस्मे भी बनाता था। तो माइकल एंजेलो ने एक मुजस्मा बनाया, तो जिस बंदे ने ऑर्डर दिया था वो कहता है कि ये इसका नाक मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसने कहा अच्छा। उसने कहा यार, जहां तुम खड़े हो ना, वो ऐसे, वो कहता है यार इसको ठीक करो, इसका नाक मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और ये मुझे फेस भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। वो उसने ऐसे वो मुजस्मा जो पड़ा, उसने थोड़ी सी पकड़ी और थोड़ा सा ऐसे ऐसे उसे शो किया कि जैसे उसने ठीक कर दिया। उसे कहता है कि यार तुम ऐसा करो कि आप जहाँ खड़े हो ना, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा और साइड से इसको देखो।
तो ऐसे थोड़ी ऐसे साथ लगा के ना, तो उसे शो करवाया कि उसने ठीक कर दिया। उसे कहता है कि यार थोड़ा सा अपना अपने आप को चेंज करके देखो। उसने थोड़ा सा चेंज करके उसकी पोजीशन उस बंदे की चेंज की। उसने कहा अब देखो यार, कहता है यार अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो बाज औक़ात हम जहाँ खड़े होते हैं ना, वहां से चीजें हमें डिस्टॉर्ट नजर आ रही होती है, वहां से क्लियर नजर नहीं आती। थोड़ा सा उधर से सामने होके देखो तो सामने ठीक नजर आती है। तो अनरेवलिंग करते जाएं तो नैरेटिव्स, आप एक नैरेटिव को, तो उससे आप इंटायरली न्यू डिफरेंट मीनिंग ले सकते हैं। तो जब हम ये सोचे कि अगले की बात सुननी नहीं है, ये तो मेरी पार्टी का ही नहीं है, तो फिर समझ नहीं आती। अच्छा, 5 कोड उसने बताए थे, इसको जरा देख लें। एक है हर हर्मिनोटिक कोड्स, दूसरा निग्मा, तीसरा सिंबॉलिक कोड्स, और एक कल्चरल कोड्स, और एक सिमेंटिक कोड। सिमेंटिक का मतलब ऐसे मीनिंग ही होता है, निग्मा का मतलब मुबहिम होता है, तो सिंबॉलिक अलामत होता है। हर्मेनॉटिक जो होता है ये भी कोड्स होते हैं, ये भी सिंबल्स होती हैं। लेट्स सी द hermeneutic codes. In this way, the story avoids telling the truth or revealing all the fact in order to drop clues in throughout to help the create mystery. अब इसमें ना क्लू दिए जाते हैं, इस तरह के कोड्स होते हैं, इसमें क्लू दिए जाते हैं, वाज़ेह स्टोरी नहीं बताई जाती। आपने खुद मीनिंग उसके अंदर से लेने होते हैं क्लूज के जरिए, ताकि मिस्ट्री क्रिएट हो। इसको कहते हैं हार्मेनोटिक कोड्स। ऐसे ऐसे क्लू छोड़ दिए जाते हैं, बंदा आगे खुद वहां उस क्लू से फिर मीनिंग लेता है। Enigma, the way the tension is built up and the audience is left guessing what happens next. अगर आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा हो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में एक पोइट्री है, टू वेज उसका नाम है। ठीक है। राइटर कहता है कि मैं जंगल से में जा रहा था, तो जंगल में जब मैं जा रहा हूँ तो मैं जब जंगल से गुजर रहा हूँ तो एक प्लेस ऐसी आती है जहाँ पे मैंने जाना है, और 2 रास्ते मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। अब एक रास्ता ये है जिस पे अक्सर लोग चलते आ रहे हैं, मतलब वो साफ रास्ता है, ऐसा लगता है लोग अक्सर यहाँ पे चलते हैं। ये साफ रास्ता लग रहा था, ये रास्ता ऐसा था, और मुझे ऐसे लग रहा था इस पे कोई भी नहीं पहले चला। ये रास्ता साफ था, यहाँ पे लाइन सीधी थी। ये रास्ता ऐसा था, इस पे कोई भी नहीं चला था। तो मैंने वो रास्ता लिया जहां पे आज तक कोई नहीं चला, और ये तो बहुत शान था, इस पे तो सारे चल रहे थे। तो मैंने अपनी लाइफ में, कहता है, ये 2 रास्ते रहे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से वो पोएट अपनी पोएट्री को ऐसी जगह पे ला के छोड़ देता है कि आप गैस करो कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। एक मीनिंग तो ये, जंगल में जा रहा था और वहां भटक गया, और उसने कहा यार इस रास्ते पे तो सारे चलते हैं, मैं इधर जाके देखता हूँ शायद इधर मंजिल ठीक हो। एक रास्ता, एक इससे बात ये भी निकलती है, लोग आसान लिख रहे थे, तो मैंने मुश्किल रास्ता चूज कर लिया। यार सारे आसान काम करते हैं, मैं मुश्किल करता हूँ। अब इससे मल्टीपल मीनिंग निकलाते हैं। राइटर का बाज़ औक़ात हमें अनिग्मा, मुबहिम स्टोरी करके छोड़ देता है, या मुबहिम बना देता है बात को। सिमेंटिक कोड, voice of the person. The semantic code points to any element in the text that suggests a particular, often additional meaning by way of connotations which the story suggests. अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें उसकी कॉनोटेशन से समझ आती, कॉनोटेटिव मीनिंग से समझ आती है, कल्चरल मीनिंग, ठीक है, अंडरलाइंग छुपे हुए कुछ मीनिंग, कुछ सिंबॉलिक मीनिंग उसके साथ जुड़े होते हैं, तो उनको भी समझ के चीज़ों को फिर समझना पड़ता है। इसको कहते हैं द सिमेंटिक कोड। सिंबॉलिक कोड जैसे नाम से ज़ाहिर है, तो ये symbols, this is very similar to semantic code but act as a wider level, organizing semantic meaning into broader and deeper its meaning। यानी हर सिंबल जो है ना, वो अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करती है मीनिंग। जैसे मैं अगर आपके साथ ये बना दूं, ठीक है, और ये बना हो, बुत कोई बना हो, तो ये इसके पीछे एक पूरा सिस्टम खड़ा है, इसके पीछे, बुतों के पीछे भी
इसके पीछे भी पूरा सिस्टम खड़ा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें सिंबल से भी समझ आती। कल्चरल कोड भी होता है, बहुत सारी चीजें कल्चर से रिलेटेड भी होती हैं। तो जिनोमिक्स brief but difficult to understand. Code is one of the cultural code that refer to those cultural that are tied to cliches, saying, proverbs and saying of the various sort. अच्छा, कुछ चीजें जो होती हैं वो कल्चरल मीनिंग भी कैरी करते हैं। जैसे पब है। पब ये अंग्रेजों का एक प्लेस है जहाँ वो नाचते गाते हैं, ठीक है। तो ये उनको पता होगा कि ये क्या है। हमारे जैसे बंदे शायद वहां पे जाकर कंफ्यूज है। तो कल्चरल मीनिंग भी लैंग्वेज के साथ, टेक्स्ट के साथ अटैच होते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो है वो 1809 में पैदा हुआ है, ब्रसल बेल्जियम में। और 100 एज पाई है और डेथ हुई है 30 दिसंबर 2009 में। लेवी स्ट्रॉस वॉज द फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड ethnologist. Work lead to his development in the theory of structuralism. He has been known worldwide as a father of the modern anthropology. अच्छा, इसका काम क्या है? वो कहता है कि हर चीज जो है ना वो बेसिकली कहता है कि बाइनरी मिथ है और बाइनरी ऑर्डर में समझी जाती है। मतलब आप किसी भी चीज को बाइनरी ऑर्डर के बगैर नहीं समझते। और लिटरेचर में भी ये चीजें फिर कहता है इस्तेमाल होती है, थीरीज में भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं। लेवी स्ट्रॉस स्टडी हंड्रेड ऑफ द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, and from that he found out that a human makes sense of the word people and even by seeing things and using binary opposite। देखिए, हर चीज को बाइनरी अपोजिट में वो कहता है कि लोग समझते हैं। दिन है, रात है, गुड है, बैड है, अच्छा बुरा, ठीक है, स्लिम, स्मार्ट, फैट। हर चीज को जब आप समझते हो तो उसके मुकाबले पे उसका बाइनरी खड़ा होता है। बहुत कम लोग हैं जो बाइनरी, इवन कि मैं आज ना मौलवी साहब का खुतबा सुन रहा था। अब वो खुतबे में चूंकि हम लोग लिटरेचर के लोग हैं तो हम चीजों को बड़ा ना डीपली लेते हैं। तो खुतबे के अंदर मौलाना साहब जब खुतबा दे रहे थे तो हर वो बाइनरी चीजों को ले रहे थे। मतलब वो बात कर रहे थे हजरत इमाम हुसैन के बारे में। हजरत इमाम हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं, और तो वो अपने माइंड में ये रखे हुए थे कि कुछ लोग ये सोचते हैं और हम ऐसा नहीं सोचते। मतलब उसका मेन फोकस बाइनरी ही था कि हम लोग जो है हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं। यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी है जो उनको नहीं मानता, मतलब हम उनसे अच्छे हैं। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, वो कुछ और कहेंगे, वो कहेंगे हम अच्छे हैं। मतलब हर चीज बाइनरी ऑर्डर में लोग समझते हैं। वो अपने आप को साबित, उसको अगर वो अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है तो उसके माइंड में एक बुरा स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है कि वो उसके नजदीक बुरा है। दूसरी साइड में हम जब उसका पॉइंट ऑफ सुनेंगे उस मकतब फिक्र का या उस सेक्ट का, तो वो कहेंगे जी हम ठीक है, हम किसी और तरह से मानते हैं लेकिन हम भी मानते हैं। लेकिन जब वो डिफाइन करेंगे तो उनके अंदर भी एक बाइनरी लगा होगा, एक आर्डर। तो चीजों को इंसान ना बाइनरी में एक्सप्लेन करता है मोस्टली। लेकिन अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करें कि अगले को पता ना चले कि बाइनरी ऑर्डर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये है मुश्किल, क्योंकि हम एक नेगेटिव, एक बैड अपने माइंड में रख के अच्छाई को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इस पे सोचिएगा। अच्छा, फिर उसको साबित करने के लिए जो हमारा नैरेटिव होता है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन हम प्रेम अपने विलेजेस में, गांव में तो आप देखें कि तो वो डिफाइन करते करते अल्लाह ताला की तरफ ऐसी चीजें मंसूब कर दे। अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने कहा। अब्बास तो यहाँ तक कह देते हैं नौजुबिल्ला, कुछ गालियां दे के तो वो कहते हैं जी नौजुबिल्ला ये बात की है। तो देखना ये चीजें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आप ऐड ना करें। जो कुरान पाक में लिखा है उतनी सी बात करें, वो तो बड़ी टू दी पॉइंट बात करता है होली का। तो बहुत सारी जो मीनिंग है वो हम अपनी तरफ से
कंस्ट्रक्ट करके ना अपनी तरफ से ही वो टॉक्स बना के उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, और आगे जो सुनने वाले हैं वो भी वैसे बैठे हुए हैं, ना कोई क्वेश्चन करता है ना किसी ने, बस सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं। शायद हमें वो क्या मैंने अगले दिन बात किया की थी कि हम डायलेक्टिकल्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? मतलब एक बंदा बोल रहा है और दूसरे सुन रहे हैं, बस क्वेश्चन है नहीं इधर। पूरी नेशन में ऐसे ही। लेवी स्ट्रॉल स्टडी 100, उसने 100 ऑफ मिथ स्टडी की और उसने कहा कि जितनी भी मिथ मतलब जो स्टोरीज हैं, जो रोमन ग्रीक्स की स्टोरी हैं, जो ओल्ड इंग्लिश की स्टोरी हैं, ठीक है, जो मिडिवल एज की, जो शेक्सपियर की, जितने भी बड़े बड़े जो पुराने लोग हैं उनको जब वो स्टडी करता है ना, मिथोलॉजिकल उनकी स्टोरीज और जो लोगों की हैं, उसके बाद वो कहता है कि लोग हमेशा बाइनरी ऑर्डर लेके बाइनरी अपोजिट अपने माइंड में रख के बोलते हैं। इवन लिखते भी लोग इसी तरह कि मैं अच्छा हूं वो ठीक नहीं, मेरा सेक्ट अच्छा है उसका नहीं, मेरी बात ठीक है उसकी नहीं। तो बाइनरी ऑर्डर तो आ गया। और द मोमेंट यू थिंक दैट आई एम गुड देन अदर इज बैड, आप उसके साथ जंग में आ जाते हो, चाहे वो आप साइकोलॉजिकली या सेंटेंस वाइज जैसे आ जाते हो। आप उसको फिक्स करना चाहते हो, आप उनको ठीक करना चाहते हो, आप अपने आप को राइट साबित करवाना चाहते हो, उसको रॉन्ग लें जी। ये वही बंदा समझेगा जो बंदा लिटरेरी है। साइंटिफिक और साइंस वाला बंदा इन ब्रीक बेनियों को नहीं जानता। यहाँ पे उसने कोई उसमें बाइनरी अपोजिशन की कुछ बातें बताई हैं इन बुक में, मिथ मीनिंग्स और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की द सेविंग माइंड, ये जो बुक्स हैं इसकी, ट्रिस्टिस, ट्रो ट्रोपिक्स, इसके अंदर उसने अपना मतलब यही बातें बताई हैं कि कैसे मिथ मीनिंग्स निकलती हैं और कैसे मतलब चीज़ों को बाइनरी ऑर्डर में लोग लेते हैं। He believed that the savage mind had the same structure as the civilized mind. ये बात बड़ी गौर वाली। क्रिस्टिस ट्रॉपिक्स जो उसका वर्क है उसके अंदर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बताता है कि अगर आप सीवेज माइंड को और एक रिफाइंड माइंड और एक जो जंगलों में रहता है, दोनों को आमने सामने रखें ना, दोनों के माइंड में देखें तो उनके माइंड में एक ही स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर एक क्या, बाइनरी। किसी को अच्छा, ये हमें ना बाई बर्थ ही तकरीबन आ जाता है। जितना हम इसको रिफाइन कर लेंगे ना हम उतने अच्छे रहेंगे। Characteristic are the same everywhere. These observation culminated in his famous book Trestis Tropics. उसके अंदर वो बताता है एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइनरी अपोजिशन इन नैरेटिव्स। आप देखें ये चीजें मुझे बताएं, आप जो भी लिटरेचर देख लें, गुड बैड, हीरो विलन, मेल फीमेल, हॉट कोल्ड, फायर आइस, ब्लैक वाइट, पीस वार, मैन नेचर, स्ट्रॉन्ग, हम ये इस तरह पोएम में भी इस तरह निकाल सकते हैं बाइनरी ऑर्डर कि पोएट बात कर रहा है नेचर की और साथ नेचर के साथ कौन सा एनिमल है, मैन, नेचर। आप इस तरह पोएट्री के अंदर से भी ये चीजें निकाल सकते हैं जब स्टाइलिस्टिकली एनालिसिस करते हैं ना, जब क्रिटिकली अप्रिशिएट करते हैं, तो उस तरह भी ऐसे लाइन लगाएं। हाँ जी, बात किसकी हो रही है? नेचर, इंसान की, मैन की। अब नेचर में क्या क्या चीजें इधर लिख दें, मैन के साथ इमोशन फीलिंग पैशन जो भी ऐड है वो इधर लिख दें और साबित कर दें कि उसने बाइनरी ऑर्डर इस्तेमाल किया। स्ट्रॉन्ग वीक, अट्रैक्टिव अगली, गुड इवल, यंग ओल्ड, बताएं जी कोई भी लिटरेचर कोई पोएम इससे बाहर जाती है? ये बाइनरी ऑर्डर जरूर वो इस्तेमाल कर